कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 11 ग्रामश्री के प्रश्न उत्तर। हेलो बच्चों, क्षितिज पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड से ग्रामश्री के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुराग है। गांव के खेतों में हरियाली दूर दूर तक फैली हुई है और उस खेतों पे मतलब जो हरियाली है उस पर क्या है, सूरज की जो रोशनी है वो चमक रही है। इस शोभा के कारण पूरी वसुधा यानी पृथ्वी प्रसन्न दिखाई देती है। साथ ही गेहूं, जौ, अरहर, सनई, सरसों की फसलें उगाई हैं। तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं। आम, बेर, अनार आदि मीठे फल आने लगे हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली, पालक, धनिया, सेम, टमाटर, मिर्च आदि खूब फल फूल रहे हैं। मतलब सारी जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, जो फूल हैं, वो सारे उगने शुरू हो गए हैं। गंगा के किनारे तरबूजों की खेती फैलने लगी है। पक्षी खुशी में विहार कर रहे हैं। ये सभी दृश्य मनमोहक बन पड़े हैं। इसलिए गांव जन मन को हरता है। मतलब जन यानी लोगों के मन को हरता है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? कविता में सर्दी के मौसम का सौंदर्य वर्णन किया गया है। इसी समय गुलाबी धूप हरियाली से मिलकर उसी पर उस पर बिछी चांदी की उजली जाली का एहसास कराती है और पौधों पर पड़ी ओस हवा से मिलकर उनमें हरारत हरा रक्त होने का भान होता है। इसके अलावा खेत में सब्जियां तैयार होने, पेड़ों पर तरह तरह के फल आने, तालाब के किनारे रेत पर मंगरोट नामक पक्षी के अलसी कर सोने से पता चलता है कि ये सर्दी के मौसम का ही वर्णन है। तीसरा प्रश्न है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव में चारों तरफ क्या है, मखमली हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। तरह तरह की फसलें लहला रही हैं। वातावरण में मनमोहक खुशबू फैली हुई है और वो खुशबू किसकी है? तेल की, है ना। रंगीन तितलियां उड़ रही हैं। चारों ओर रेशमी सौंदर्य छाया हुआ है। सूरज की मीठी मीठी धूप इस सौंदर्य को और जगमगा रही है। इसलिए इस गांव की तुलना मरकट डिब्बे से की गई है। अगला है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के जो खेत हैं वो कवि को कैसे लग रहे हैं? फलीदार फसलें की तरह। ठीक है। इनकी फसलें पकने पर जब हवा चलती है तो इनमें से मधुर आवाज आती है। ये आवाज किसी स्त्री की कमर में बंधी हुई करधनी से आती हुई लगती है। मतलब जैसे किसी स्त्री ने अपने कमर पे जो कमर बंद होती है वो बांधते हैं तो चलने पे जैसे वो आवाज आती है ना, कुछ इस तरीके की आवाज से उसका कंपैरिजन किया गया है। इन्हीं मधुर आवाजों की वजह से कवि को अरहर और सनई के खेत धरती की करधनी जैसे दिखाई देते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। इसका क्या भाव है कि कवि के द्वारा गंगा नदी के किनारे फैली जो रेत है उसको सतरंगी बताया है। कवि इस सुंदर चित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा की जो लहरें हैं जब आपस में टकराकर खेलती हैं तो उसमें से बहने वाली जो रेती है उसके किनारे आकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना लेती हैं जो सूर्य की किरणों से चमकने लग जाती है और सांपों के चलने की तरह वो प्रतीत होती है। अगला है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोई। हरियाली सूर्य की किरणों में जगमगाती खिलखिलाती हुई हसमुख सी चारों तरफ फैली नजर आ रही है। सर्दी की धूप भी चारों तरफ बिखरी सी नजर आ रही है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दोनों आलस्य से भरपूर गहरी नींद में सुख से सोई हुई हो। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब हरे हरे जो है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हरे हरे हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है और हरित रुधिर रुधिर का रंग हरा बताने के कारण विरोधाभास अलंकार है। इसमें तिनकों के हरे भरे तन पर में रूपक और मानवीकरण अलंकार है। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वो भारत की किस भूभाग पर स्थित है? इस कविता में गंगा के तट पर बसे गांव का चित्रण किया गया है। रचना और अभिव्यक्ति, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको ये कविता कैसी लगी उसका वर्णन आप अपने शब्दों में करिए।
तो आप इसमें लिख सकते हो कि ग्रामश्री कविता में उस ग्रामीण सौंदर्य का चित्रण है जो लोगों के मन को अपनी तरफ खींच लेता है। गांव हरियाली से भरा हुआ है, खेतों में लहराती फसलें जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो दूसरी तरफ क्या है, फलों से लदे हुए पेड़ भी हैं जिन पर पके फूल मुंह में पानी ला देते हैं। कविता में गंगा की सतरंगी रेती और जल क्रीड़ा यानी जल में खेलते हुए पक्षियों का चित्रण भी है। हरा भरा गांव देखकर लगता है कि ये मरकत का कोई डिब्बा हो। कविता की भाषा सरल और बोधगम्य है। वर्णन इतना प्रभावी है कि सारा का सारा दृश्य आंखों के सामने साकार होता है, मतलब ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल आंखों के सामने है। कविता में अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, विरोधाभास अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग है। इसी तरह ग्रामश्री कविता भाव और भाषा की दृष्टि से पूर्ण है। ओके, सो अब इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। जैसे पहला है, खेतों में दूर तक फैली हरियाली कैसी दिखाई देती है? खेतों में जो दूर तक फैली हुई हरियाली है वो मखमल के समान कोमल दिखाई देती है। फसलों के हरे भरे तिनकों में क्या झलकता प्रतीत होता है? फसलों के हरे भरे तिनकों में हरी रक्त रूपी शक्ति झलकती दिखाई देती है। इससे पौधे के स्वस्थ रूप की झलक मिलती है। साफ स्वच्छ नीला आकाश किस पर झुका हुआ है? हरी भरी फसलों से भरी धरती पर वो झुका हुआ है। सोने जैसी करधनियां किनकी है? सोने की करधनियां अरहर और सनई के पौधों की हैं। कवि के अनुसार पृथ्वी क्या देखकर रोमांचित है? कवि के अनुसार गेहूं और जौ की जो बालियां है उसको देखकर पृथ्वी रोमांचित है। चांदी की उजली जाली के समान किसे कहा गया है? ये जाली कहाँ दिखाई दे रही है? सूरज की जो रोशनी है, मतलब जब किरणें उस पड़ती हैं, है ना, वो कैसी लग रही है? चांदी की उजली जाली की तरह उसको बताया गया है। ये जाली खेतों में दूर दूर तक फैली हरियाली से लिपटी हुई दिखाई दे रही है। सरसों के फूलने का वातावरण पर क्या असर पड़ा है, इसे झांककर कौन देख रहा है? सरसों के फूलने से वातावरण में तेल की गंध भर गई एक तो, है ना, जो हवा के साथ उड़ती फिर रही है। इस पीली पीली फूली सरसों को अलसी की कली हरी भरी धरती से झांककर देख रही है। टमाटर के लिए कविता में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? मखमली व लाल दोनों। कवि ने अलसी की कली को कैसा बताया है? नीलम जैसा। आम मंजरी कैसी लग रही है? रजत स्वर्ण जैसी। ग्रामश्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है? ओस को बताया है हरे रक्त की तरह। प्रकृति ने मखमली पेटियों में क्या छिपाया है? मटर के बीजों की लड़ियों को छुपाया है। फूलों पर फूल गिरते हुए किसके लिए कहा गया है? जो रंग बिरंगी तितलियां हैं वो मटर के बेलों पर लगे रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही हैं। ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगे फूल ही रंग बिरंगे फूलों पर गिर रहे हों। कवि ने आम के पेड़ों की शोभा कैसे प्रकट की है? आम के पेड़ सर्दी जाते ही चांदी और सोने जैसे रंग के बौर से लद गए हैं। कोयल उन पर मस्ती से कूकने लगी है। किन किन पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे थे? ढाक और पीपल के पत्ते झड़ने लगे थे ताकि उनकी जगह नए और सुंदर पत्ते आ सके। चांद की सी उजली जाली में निहित अलंकार बताइए। उपमा अलंकार। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि थे? छायावाद के। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए। पतझड़ के मौसम में कौन मतवाली हो उठी है? कोयल। गंगा के किनारे किसका ढेर लगा हुआ है? घास और तिनकों का। सर्दी की समाप्ति पर गांव का वातावरण कैसा हो गया है? एकदम शांत। कवि को आकाश में छाए तारे कैसे जान पड़ते हैं? सपनों में खोए जैसे। सरसों के फूलों से किसकी महक आ रही है? तेल की, है ना। तीसी के फूलों की तुलना किससे की गई है? नीलम की कलियों से। कविता में किसने सबका मन हर लिया है? कविता में गांव की सुंदर शोभा ने। इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? प्रकृति के सौंदर्य का। अमरूद का रंग कैसा हो गया है? पीला। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.